गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी 1813 के चार्टर एक्ट के विषय में समझिएगा। जो 1813 का चार्टर एक्ट बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था और कारण क्या थे, ठीक है ना। और 1813 के चार्टर एक्ट में वो कौन कौन से काम किए गए, कौन कौन से नए नए कानून का निर्माण किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले एक्ट किसे कहते हैं? नियम कानून, ठीक है ना। जो सरकार के द्वारा नियम कानून बनाया था उसे एक्ट या चार्टर एक्ट या राजलेख के नाम से जानते हैं। तो इसी 1813 की राजलेख को 1813 का अधिनियम या 1813 का चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझिएगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसका निर्माण किया गया, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस अधिनियम के तहत कह दिया गया कि एशिया में अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी एशिया में काम कर रही है, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, आखिर ऐसा क्यों किया गया इस संबंध में जानिएगा। देखिएगा, यूरोप में उस समय औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था और इस औद्योगिक क्रांति के समय में देखिएगा फ्रांस यूरोप में ही है। फ्रांस के एक राजा होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट करते क्या हैं स्टूडेंट कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम को प्रतिपादित करते हैं, जिसमें साफ साफ ऐसा है कि यूरोप में ब्रिटेन का कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकता है। अब जितने भी यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन का कंपनी व्यापार कर रहा था, ये सभी कंपनियों को ये अधिकार छीन लिया गया। मतलब कि यहाँ पर फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट का दबदबा बन गया था और उन्होंने अपनी इन शक्ति के बल पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को प्रतिपादित किए थे। तो ये हमेशा याद कर लीजिएगा कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम को किसने लगाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के शासक के द्वारा। और उसमें साफ साफ ऐसा था कि कोई भी ब्रिटेन का जो भी व्यापारी है वो कोई भी यूरोप महाद्वीप में कहीं पर भी व्यापार नहीं कर सकता है। अब इस कारण जितनी भी कंपनी था ब्रिटेन का, सरकार के पास गई और मांग किया कि फ्रांस के शासक ने ऐसा रूल लगा दिया है और माल काफ़ी अच्छा मात्रा में तैयार हो गया है, तो इसे पूर्ति मतलब कहाँ भेजा जाए, कैसे बेचा जाए, ठीक ना। और नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में कहीं भी व्यापार करने दे नहीं रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा, कंपनी वालों ने सरकार से कहा कि एशिया में यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रहा है भारत और अन्य देशों में, तो उसी एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है, दूसरा व्यक्ति को अधिकार नहीं है। उसी एकाधिकार प्राप्त है कि आप वहां पर व्यापार कर सकते तो कोई नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी है उसी एकाधिकार व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त है तो हटा दिया जाए और हम सबको मिले और हम सब भी जाएं भारत में इत्यादि देशों में जा करके अपना व्यापार करें। तो इस बात पर थोड़ा सा सोचा और समझा गया। लास्ट में ब्रिटेन सरकार को भी ये बात अच्छा लगता है और यहाँ पर बना देगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 का। अब समझिएगा इसका उद्देश्य क्या था, ठीक, और ये बनाने का कारण क्या था, ठीक, कारण क्या था। तो देखिएगा कि फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कॉन्टिनेंटल सिद्धांत
कॉन्टिनेंटल सिस्टम या सिद्धांत को रखा गया। और कॉन्टिनेंटल सिस्टम और सिद्धांत है क्या, आप इसको यहाँ पर समझिएगा कि ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रिटेन है, और इस ब्रिटेन के पश्चात देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है तो ये यूरोप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप है स्टूडेंट, ठीक है ना। और इस यूरोप महाद्वीप में ही देखिएगा कि एक इससे हटा हुआ साइड में देखिएगा इधर ये ब्रिटेन है, जो कि एक लैंड के जैसा है, चारों तरफ से पानी है, और यहाँ पर क्या है? ब्रिटेन है, ये यूरोप है। और इस यूरोप में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है इसका? फ्रांस। ठीक, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच अच्छा व्यवहार नहीं था, चाहे राजनीतिक हो या व्यापारी हो, अच्छा संबंध नहीं था। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, बोलिएगा इंग्लिश चैनल से। कौन से चैनल से? इंग्लिश चैनल से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये ज्योग्राफी में बताएंगे बहुत बढ़िया से। ये फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब फ्रांस के यहाँ पर देखिएगा कि एक राजा है, एक यहाँ पर इसका शासक है जिसका नाम है नेपोलियन। अब ये नेपोलियन करता क्या है कि एक अपना सिस्टम को लाता है, जिस सिस्टम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिद्धांत या सिस्टम। इसमें था कि पूरी यूरोप में एक भी ब्रिटेन की कंपनी का या किसी भी कंपनी का व्यापार नहीं होगा। सिर्फ व्यापार कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। फ्रांस देश के जितनी भी कंपनियां हैं यही यहाँ पर व्यापार करेगा, और यहाँ पर व्यापार होने वाला अब है नहीं, मतलब यहाँ के लोग यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में तो इसका उद्देश्य क्या था कि कारण क्या हो गया कि फ्रांस के शासक नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उद्देश्य क्या हो जाएगा कि जो ब्रिटेन देश है स्टूडेंट, तो ब्रिटेन की जितनी भी कंपनी है उस सरकार से कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो उद्देश्य में आप लोग नोट कीजिएगा, उद्देश्य में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया जाए, व्यापार को समाप्त किया जाए, इसका उद्देश्य था, ठीक ना, समाप्त करने के लिए। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि सभी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। उद्देश्य हो गया, ये कारण हो गया। अब आप लोग समझिएगा कि 1813 का जो राजलेख है या चार्टर एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। इसके प्रावधान को समझने के लिए आप 5-6 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहला चीज क्या है कि इस चार्टर एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत एक ऐसा नियम बनाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कि एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर समझिएगा बढ़िया से कि किया क्या गया
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके। अब यहाँ से इसी में एक और पॉइंट लगा लीजिएगा, इसी में पहला पॉइंट में ही, कि सभी ब्रिटेन की कंपनियों को, सभी ब्रिटेन की कंपनियों को, कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ठीक, अब यहाँ से नोट में एक पॉइंट और ये कीजिएगा, लिखिएगा कि जो भी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे वो लाइसेंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, नोट में क्या है कि ब्रिटिश संसद से लाइसेंस प्राप्त कर भारत में कोई कंपनी आ सकता है और अपनी कल कारखाना को स्थापित करेगा और यहाँ से अपना कमाने धमाने का बात किया जाएगा। एक पॉइंट समझ गए होंगे। दूसरा में देखिएगा कि ईसाई मशीनरियों को इन सभी को भारत में रहने का, मतलब कि निवास करने का अधिकार मिल गया। ईसाई मशीनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार करने का अधिकार मिल गया। यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिल गया। और इसमें एक चीज और नोट में क्या देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट नोट में ले लीजिए, नोट में कि इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में रहने का, निवास करने का, धर्म प्रचार करने का अधिकार। स्टूडेंट, ईसाई मशीनरी किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं उसे ईसाई मशीनरी कहा जाता है। तो ईसाई धर्म के प्रचार करने वालों को, प्रसार करने वालों को ईसाई मशीनरी कहा जाता है। ठीक, और जब ऐसा इन लोग आएगा तो रहेगा कहाँ? ठीक ना, और ये धर्म का प्रचार करेगा कहाँ? तो इन सभी काम को करने के लिए, कलकत्ता में एक गिरजाघर, जिसे हम लोग चर्च बोलते हैं, ठीक ना, तो कलकत्ता में एक गिरजाघर का स्थापना किया गया, जिसे हम लोग चर्च बोलते हैं। और इस गिरजाघर में 3 पादरी और 1 बिशप का नियुक्ति किया गया। इसमें 3 पादरी और एक बिशप की नियुक्ति किया गया। तो इसमें 3 ठो पादरी हो गए और 1 ठो बिशप हो गए। बिशप का मतलब होता है, पादरियों का जो सबसे प्रमुख होता है उसे कहते हैं बिशप कहते हैं। ठीक, जिस तरह से हमारे मंदिर में बाबा जी लोग होते हैं, पांडा जी लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं। ठीक, उसी प्रकार में चर्च में कौन होते हैं? पादरी होते हैं और बिशप होते हैं। बिशप किसे कहते हैं? तो जो प्रधान होता है,
पादरियों का, उसे बिशप कहते हैं। ठीक, तो भारत में पहला गिरजाघर का स्थापना कहाँ किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया और कब किया गया, ये सब चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिएगा, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके चीन और चाय का व्यापार चलता रहा। ये भी 1833 के अधिनियम में समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाहिर सी बात है कि नाखुश होंगे कि हम वर्षों से भारत में अकेला व्यापार करते थे, आज ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन की सरकार हमसे ये अधिकार ले लिया, हमें सिर्फ चाय का व्यापार करने के लिए और चीन देश से व्यापार करने के लिए ही बस अधिकार मिला है। अब भारत में कोई भी आ सकता है। अब इस स्थिति में क्या हो गया कि भारत की स्थितियां और खराब हो गई। कैसे, पूछिए। अब ध्यान दीजिए कि भारत में सिर्फ एक कंपनी यहाँ पर शोषण कर रहा है हम लोग पर, शासन कर रहा है हम लोगों पर, अपना सामान बेच रहा है हम लोगों के पास, हमारी कपास की खेती हमसे कराता है, हमारी नील की खेती हमसे कराता है, ये नील कपास को ले जाता है ब्रिटेन में, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बैठाता है, उस फैक्ट्री से बना करके माल यहाँ लेकर आता है। लेकिन अब क्या हो गया कि भारत में ही फैक्ट्री लगेगा, अब भारत में ही काम होगा, और हम जैसे मान लीजिए हम दीपावली के दिया बनाते हैं, अब यहाँ पर नया चाइनीज टाइप का बल्ब आ जाएगा तो दीपावली के दिया बिकना कम हो जाएगा, मोमबत्ती बिकना कम हो जाएगा, लेकिन जो चाइनीज सामान है ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि लोग उससे आकर्षित होंगे, लोगों को फायदा होगा। तो इस आधार पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त किया गया और सभी को अधिकार दे दिया गया कि कोई भी जाए भारत में, कोई भी जाए भारत में जाकर के काम करे, तो यहाँ पर भारतीयों का जो अर्थव्यवस्था था पूरा एकदम खराब हो गया था। सोच के देखिएगा खराब होगा कि नहीं होगा। पहले एक कंपनी काम करता था, अब सभी को अधिकार दे दिया गया, भाई तुम ही जाओ, तुम्हें भी अधिकार है, इसके लिए लाइसेंस ले लो, तुम भी जाओ, जाकर के वहां पर अपना काम कर सकते हो। तो अब थर्ड चीज देखिएगा, इसमें थर्ड में कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार के मतलब होता है कि सर्वप्रथम, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार यानी सर्वप्रथम किसके लिए, तो भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए, ठीक ना। शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार यानी कि सर्वप्रथम भारतीयों के लिए कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 लाख प्रत्येक वर्ष खर्च किया जाएगा। बोला गया कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र पर। अब क्यों नहीं खर्च करेगा सरकार? सरकार ऐसा काम कर दिया है, पहले एक ही कंपनी भारत में रहता था, अब सभी कंपनी को अधिकार दे दिया गया है, लाइसेंस हमसे लो और जाके भारत में बिजनेस स्थापित करो। तब भारत वाले भड़केंगे, भारत के लोग को दबाने के लिए सरकार दिखाएगा ना कि हम तुम्हें राशन दे रहे हैं, हम तुम्हें किरासन दे रहे हैं, हम तुम्हें पेट्रोल में चूस रहे हैं, ठीक ना। तो वही काम अंग्रेज सरकार भी कर रहा है, ठीक, कि शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए दे दिया और बाकी इधर से हम लोग क्या किया, पूरा पूरा हम लोग को बर्बाद कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद एक पॉइंट और है, यहाँ पर ब्रिटेन की सरकार ने विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विकास करने के लिए, विकास करने के लिए निम्न योजना चलाया, योजना बनाया। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विकास करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन की सरकार ने कौन कौन सा रूल नियम को बनाया था, कौन कौन सी योजना को बताया था, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि भारत में उस समय
5वां नंबर पर कि भारत में उस समय बंगाल की गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बंगाल की जीजी हुआ करते थे। अब बंगाल की गवर्नर जनरल हुआ करते थे और इसके नीचे आते थे बंबई और मद्रास के गवर्नर, बंबई और मद्रास के गवर्नर। तो बंगाल की गवर्नर के बाद बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, ठीक ना, ये गवर्नर आते थे। और इन लोगों को विधि बनाने का जो भी अधिकार था उसे थोड़ा सा और छीन लिया गया और 33 में पूरा समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि तुम सब जो विधि बनाओगे, क्या बनाएगा सब है, जो विधि बनाने का अधिकार था, विधि बनाने की प्रक्रिया में विधि बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया। मतलब ये है जो विधि बनाने की प्रक्रिया थी, अब यहाँ में बोल दिया गया कि तुम विधि बनाओगे लेकिन ब्रिटेन के संसद के द्वारा पास किया जाएगा, ब्रिटेन के संसद के द्वारा पास किया जाएगा। तुम विधि तो बनाओगे लेकिन उस विधि को पास कौन करेगा, ब्रिटेन के संसद के द्वारा पास किया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। ठीक, तो ये था आप लोग का 1813 का राजलेख, 1813 का अधिनियम या 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना, इसके संबंध में जो वीडियो था इसको समझिएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से इसको नोट्स बनाइएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा और जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आप लोगों से कि 1813 की चार्टर एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पहली कंपनी का स्थापना कब और कौन सी कंपनी का स्थापना किया गया, ये कमेंट में हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही।